हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी जेट पेपर 2 इतिहास में हम लोग गुलाम वंश को आज देखेंगे। ठीक है, हमने दिल्ली सल्तनत का इंट्रो क्लास ले लिया है और आप पहला जो वंश है, दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया, इसमें पहला जो वंश है गुलाम वंश, और गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे ए टू जेड, किस प्रकार एक गुलाम जो गुलाम था, ठीक है, और वो गुलाम से सुल्तान बना, इसकी पूरी स्टोरी समझेंगे ए टू जेड, इसका पर्सनल स्टोरी से लेकर इसकी राजनीतिक उपलब्धि तक, इसकी मृत्यु तक का इतिहास को हम लोग आज जानेंगे साथियों। और आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, खुशखबरी है। आज ये खुशखबरी है कि आप सभी के लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी क्लासेस चल रही है, लॉन्च हो चुकी है। आज और एक क्लासेस लॉन्च हो गई है। आपको पता है कि नेट का रिजल्ट आ चुका है ना, नेट का रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे बच्चे अभी परेशान हैं कि सर मेरा नहीं हुआ, अब क्या होगा। तो उसको चिंता नहीं करना है ना, उसको अगले बार के लिए आपने जहां पर गलती की उसको अगले बार ठीक करके आप रिजल्ट बनाएं। ठीक है, आपका रिजल्ट होगा। इसके लिए हमने क्लासेस लॉन्च कर दी है और 21 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा और ये बैच है यूजीसी नेट 2026 जून के लिए। ठीक है, यूजीसी नेट 2026 जून के सेशन के लिए ये बैच स्टार्ट कर दिया है, जहां पर आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन क्लास सब चीज मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कराया जाएगा। ये कोर्स का डिटेल्स है, आप हमारे ऐप पे आ सकते हैं और वहां से इस कोर्स में एंट्री पा सकते हैं। 21 फरवरी से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। जिस बच्चे को जाना है आप चले जाएं, यहां पर नामांकन करा लें। और अगर आपको जेट की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी क्लासेस चल रही है, जेट की तैयारी करने वाले के लिए भी क्लासेस चल रही है। जो जेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लासेस है। और कौन कौन सा क्लास है जेट के लिए? तो जेट के लिए बहुत सारे क्लासेस है, जिसमें से आपको हिस्ट्री का क्लास में दिखा दूं। जेट पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस यहाँ पर है ना, जेट पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस है ये। जेट पेपर 2 हिस्ट्री झारखंड पात्रता परीक्षा, इसको पास करने के बाद झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, पीएचडी में नामांकन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये 2 कोर्सेस है जो कि हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट अगर है तो वो कोर्सेस चल रही है। इसके अलावा पेपर 1 की तो चल ही रही है। ठीक है, पेपर 1 में सैकड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं ना, काफी बच्चे हैं उसमें, तो आप भी अभी भी जुड़ सकते हैं पेपर 1 में। और पेपर 1 का मैं आपको बैच दिखा दूं। अब जब बात चल ही रही है तो पेपर 1 पर भी मैं चले चलूं आपको। तो पेपर 1 भी इसके जस्ट बगल में ही है। पेपर 1 आपको हिस्ट्री के जस्ट पहले, ये देखिए पेपर 1 का बैच है ना, ये पेपर 1 का है। आप जिसमें चाहे अपना एंट्री करा लें और जल्द से जल्द क्लासेस आप स्टार्ट करें। आप सभी को बस यही कहना चाहेंगे कि समय का सदुपयोग करें, क्योंकि आज के समय में समय से कीमती कुछ नहीं है। आप अगर समय का दुरुपयोग कर रहे हैं ना तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। आपको अगर मन करे पार्टी कर लेना, ठीक है, पैसा जो करना है उड़ा देना, लेकिन कभी भी आप समय को बर्बाद मत करना, क्योंकि ये समय आपके पास लौट के नहीं आने वाला है ना। ये समय जो आप बर्बाद करेंगे ना वो लौट के नहीं आएगा। और उस समय का सही सदुपयोग क्या है? उस समय का आप सही सदुपयोग अगर करना है, उस समय का सही सदुपयोग एक स्टूडेंट लाइफ में यही है कि इन सभी जो कोर्सेस हैं, आप कहीं भी, यहाँ हमारे यहाँ किसी भी संस्थान में आप अगर नामांकन लेते हैं तो बिल्कुल गहराई से पढ़ें, क्योंकि स्टडी ऐसा चीज है ना, सिर्फ आप सोचें कि हम करा देंगे टीचर, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, स्टूडेंट को भी अपना एफर्ट लगाना है। टीचर आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी अपने लिए करना है। ठीक है, तभी आप सफल होंगे। तो चलिए अब क्लासेस में हम लोग चलते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो जैसे हमने पहले आपको बता दिया है, टॉपिक क्या है? गुलाम वंश। गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ए टू जेड, ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। यहां से जो भी प्रश्न आए ना आप उसको करने की स्थिति में रहे। आपको उस मुकाम तक पहुंचाना हमारा काम है और निश्चित रूप से आप पहुंचेंगे और ये क्लासेस से ही आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब क्लासेस में हम लोग आज देखेंगे गुलाम वंश, मामलुक वंश इसी को कहते हैं। गुलाम वंश क्यों कहते हैं?
जैसे हमने पहले कहा, थंबनेल में लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो पहले क्या था, गुलाम था। ऐसा व्यक्ति जो पहले गुलाम था और वो क्या बन गया, सुल्तान बन गया। और इसीलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा है। लेकिन कुछ इतिहासकार इसको मामलुक वंश भी कहते हैं। मामलुक वंश इसीलिए कहते हैं, कहा जाता है कि इस वंश के शासक अरब में गुलाम थे, लेकिन जब ये शासक बने तो फिर ये गुलामी से की दास्ता से मुक्त हो चुके थे। यानी जो पहले गुलाम रह चुके थे और बाद में स्वतंत्र हो चुके थे, उसके लिए अच्छा वर्ड मामलुक यूज किया गया है, इसीलिए इसका नाम मामलुक वंश रखा गया है। मामलुक वंश क्या हो गया कि मामलुक वंश वैसा व्यक्ति जब वो शासक बने तो गुलामी से वो मुक्त हो चुका था, और इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इसे मामलुक वंश का नाम दिया है। और वैसे जनरली इसको गुलाम वंश बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर गुलाम वंश के कार्यकाल को देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, पिछले क्लास में मैंने बताया था 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और ये 1290 तक चला। लेकिन आज हम लोग पहला शासक जो थे ना कुतुबुद्दीन ऐबक, सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बारे में 1206 से लेकर 1210 तक का शासनकाल को देखेंगे। 1206 से 90 तक आपका चला पूरा ये गुलाम वंश। इसमें टोटल देखेंगे 9 शासकों ने शासन किया। कितने शासकों ने शासन किया, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश में, गुलाम वंश से जुड़ा हुआ एक एक फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 90। गुलाम वंश में कितने राजवंशों ने शासन किया, तो 3 राजवंशों ने। टोटल कितने शासकों ने शासन किया, तो 9 शासकों ने। कौन से 3 वंश से, कुतुबी वंश जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक संबंधित था, शमसी वंश जिससे कि इल्तुतमिश संबंधित था, और बलबनी वंश जिससे कि बलबन संबंधित था। तीनों वंशों का कार्यकाल देखिए। कुतुबी वंश 1206 से लेकर 1210 और बाद में आराम शाह, इसका पुत्र जो था आराम शाह, 1 साल के लिए बना। तो 1206 से लेकर 11 तक कुतुबी वंश, 12 से 11 से लेकर 1266 तक शमसी वंश, और 1266 से लेकर लास्ट 1290 तक बलबनी वंश ने यहां पर शासन किया। तो देखिए कितना प्रश्न आपसे यहां पर बन जाएगा। जहां भी हमने सर्कल किया, अंडरलाइन किया है, हर एक आपका प्रश्न है, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। और जेट का आप एग्जाम दे रहे हैं ना, यहां आप ये मत समझिए कि क्वेश्चन आपको सही क्वेश्चन आएगा, आपका डीप क्वेश्चन आएगा। एक एक चीज को आपको ध्यान से देना है, ठीक है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के जो माता पिता थे वो तुर्किस्तान के क्या थे, तुर्क थे, तुर्किस्तान के तुर्क थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल कब हो गया, 1206 से लेकर 10 तक। ये 1206 में गद्दी पे बैठे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, और 1210 में इसकी चौगान पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई। उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तुर्की भाषा में ऐबक जो इनका नाम था उसका अर्थ चंद्रमा का स्वामी। आपसे पूछ दिया जाएगा ऐबक का मतलब क्या होता है, तो चंद्रमा का स्वामी। ऐबक को प्रारंभ में निसापुर यानी फारस के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोकी ने दास के रूप में खरीदा। मैंने पहले कहा यह एक दास था। दास की खरीद बिक्री होती थी पहले ना, दासों को लोग खरीद लेते थे। तो खरीद बिक्री में इसे खरीद लिया किसने, फारस निसापुर से काजी फखरुद्दीन ने खरीदा, जिसका दूसरा नाम अब्दुल अजीज कोकी भी कहते हैं। और इसी काजी से जब वह खरीद बिक्री होती है, इसी काजी से बाद में मोहम्मद गोरी ने इसे खरीद लिया। उसको अच्छा लगा, है ना, दास चाहिए सबको, अपना नौकर जिसको बोलते हैं, दास चाहिए। तो काजी की जब मृत्यु हो गई ना, तो इस दास को गोरी ने गजनी में ऐबक को खरीद लिया, ठीक है। और गौरी ने इसे खरीदा और अपना एक पद दिया, अमीर ए आखूर। तो गौरी ने जब खरीदा ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो सबसे पहले इसे कौन सा पद दिया था, अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर का मतलब हो गया अश्वशाला का प्रधान। जहां पे घोड़े रहते हैं वहां का जो हेड होगा देखने वाला, उसी को बोलते थे अमीर ए आखूर, वहीं का अध्यक्ष बना। इतिहासकार हबीबुल्लाह इस वंश को मामलुक वंश कहते हैं, इसको हमने पहले ही कहा। मामलुक का अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास जो थे उसी को क्या बोलते थे, मामलुक बोलते थे। और ये थ्योरी कुतुबुद्दीन ऐबक पे फिट होता है, इसीलिए इस वंश का नाम हबीबुल्लाह के अकॉर्डिंग हबीबुल्लाह जो इतिहासकार है कहते हैं गुलाम वंश नहीं, इसको मामलुक वंश बोलिए। लेकिन अधिकतर इतिहासकार इसको गुलाम वंश ही मानते हैं। अब 1206 से लेकर 90 तक गुलाम वंश का कार्यकाल रहा।
यहाँ पे 9 वंशों ने शासन, 9 राजाओं ने शासन किया और 3 वंश के राजाओं ने शासन किया। एक वंश के नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गुलाम वंश के सभी शासक तुर्की के इलबारी जनजाति से। समझ लीजिए, यहां पर जो गुलाम वंश था इसका शासनकाल 1206 से लेकर 1290 रहा। इसमें टोटल कितने वंशों ने शासन किया? 3 वंशों ने, 9 शासकों ने। लेकिन इसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गुलाम वंश के सभी शासक तुर्की के इलबारी जनजाति से संबंधित थे। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आपका कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की था और वहां की जो जनजाति है ना इलबारी, बाद के जो 8 शासक बने वो इलबारी जनजाति के थे। वो भी तुर्की का एक जनजाति है लेकिन इलबारी जनजाति। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इससे अलग था, ठीक है। गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को तराइन के दूसरे युद्ध, याद रखिएगा, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद 1192 ईस्वी में भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। आपको याद है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में, गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। इसमें गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई थी। और जो उसने प्रदेश जीता, किसने? मोहम्मद गौरी ने। उन प्रदेशों का सूबेदार किसको बनाए? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसका सूबेदार बना दिया। और जब सूबेदार बना तो 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक, क्योंकि युद्ध के कब जीता था? 1192 में। तो 1192 से 1206 यानी 14 साल, ठीक है। 14 साल तक ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में काम किया, ठीक है। गौरी का दास था तो गौरी का प्रतिनिधि, मोहम्मद गौरी का प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। और अजमेर, कन्नौज और कलिंजर को जीतने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। मोहम्मद गौरी के सानिध्य में ये जो विजय अभियान इसने चलाया उसमें अजमेर, कन्नौज और कलिंजर जीतकर मोहम्मद गौरी को इसने वेट किया, क्योंकि ये उसका सूबेदार था। अब आगे बढ़ते हैं, इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 25 जून 1206 को मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की और लाहौर को ही राजधानी बनाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक कब बना? 25 जून 1206 को। क्यों? क्योंकि उस समय गौरी की मृत्यु हो गई। अब वो शासक बना तो दिल्ली में नहीं, कहां बना? लाहौर में। लाहौर में शासक बनाइए, लाहौर को राजधानी बनाया। लेकिन बाद में अभी हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इसी लाहौर, राजधानी जो लाहौर थी ना गुलाम वंश की, उसको दिल्ली लाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो बड़े थे इल्तुतमिश, उसने लाया, इसके दामाद थे वो। तो इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से बदलकर कहां कर दिया? दिल्ली। और इसीलिए दिल्ली इतना फेमस, पॉपुलर हो गया। इस पूरे वंश का नाम, पूरे ये जो इनका जो इतिहास है, दिल्ली सल्तनत के नाम से पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के नाम से। अगर राजधानी चेंज नहीं होता, हो सकता हम लोग लाहौर सल्तनत के नाम से पढ़ते, ठीक है। और वहीं पर कर सकते रहा, वो कभी भी दिल्ली नहीं आया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? लाहौर। और उसकी मृत्यु भी वहीं हुई, वह कभी भी दिल्ली नहीं आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। यानी दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई, इसके संस्थापक देखा जाए तो किसको मानेंगे हम लोग? कुतुबुद्दीन ऐबक को। गौरी ने जीता अवश्य था, लेकिन गौरी को संस्थापक नहीं मानेंगे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ही संस्थापक था, क्योंकि वह जीत कर फिर अपने क्षेत्र में चले गए थे और उसको सजाने, संवारने और सुदृढ़ करने का काम ऐबक ने किया। लेकिन ऐबक ने अपने जीवन काल में कभी भी खुद को शासक घोषित नहीं किया। उसने मलिक और सिपासलार की उपाधि दी। खुद को सुल्तान की उपाधि से कभी भी नहीं नवाजा, क्योंकि उससे डर था अगर हम स्वतंत्र होकर सुल्तान की उपाधि ले लेंगे तो वहां जो गौड़ साम्राज्य के शासक हैं वो कहीं इस पे अटैक ना कर दे। इसलिए इसने क्या कहा? हम मलिक और सिपासलार हैं। किसके? मोहम्मद गौरी की, यानी गौड़ साम्राज्य के हम सिपासलार हैं, मलिक हैं। ये उपाधि इसने लिया। कभी भी सुल्तान का नाम, ये उपाधि नहीं लिया। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़ा और ना ही सिक्के चलाए। अपने नाम का उसने खुतबा भी नहीं पढ़ा और ना ही, जैसे शासक क्या होता है, अपने नाम के सिक्के चलाते थे। इसने कभी भी
सिक्के नहीं चलाए, इसीलिए इसको दिल्ली का स्वायत्त सुल्तान नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा डर था ना कि हम अगर स्वतंत्र घोषित कर देंगे खुद को तो फिर हमारे खिलाफ विद्रोह हो सकता है, गौड़ साम्राज्य से अटैक हो सकता है। इसलिए इसने कह सकते हैं सेफ तरीके से अपना जीवन व्यतीत किया। हालांकि स्वतंत्र थे आंतरिक रूप से, लेकिन इसने कभी भी एहसास नहीं कराया, विनम्रता का एहसास कराया कि हम तो आप ही के मलिक और सिपाहीसलार के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं लाहौर में। दिल्ली का स्वायत्त सुल्तान इसको नहीं माना जाता है। यह बहुत उदार प्रवृत्ति का था, उदार प्रवृत्ति का था। इसकी उदारता और दानशीलता के कारण इसे लाख बख्श की उपाधि दी जाती है। तो लाख बख्श की उपाधि किसे दी जाती है? तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसकी एक दूसरी उपाधि पील बख्श। पील बख्श क्यों? क्योंकि यह हाथियों का दान करने वाला शासक मानिए, बहुत ज्यादा हाथियों को भी दान कर देते थे, है ना। कोई अगर उसका दोस्त या कोई दूसरा राजा अगर किसी संकट में है तो हाथी का ये पूरे खुले दिल से दान, इसके पास जो भी हाथी होते थे युद्ध में उसको दान कर देते थे, इसलिए इसकी उपाधि पील बख्श भी कहा जाता था। इसकी और एक उपाधि है कुरान खां, क्योंकि यह कुरान का पाठ बहुत ही सुरीले तरीके से करता था, इसलिए इसे कुरान खां भी कहा जाता है। एक इतिहासकार है मिनहाज सिराज, मिनहाज सिराज ने इसे हातिम द्वितीय की भी उपाधि दी है। ये सारे उपाधियों को याद रखना है। लाख बख्श भी कहा जाता है इसे, पील बख्श भी कहा जाता है और कुरान खां भी कहा जाता है कुरान पढ़ने के कारण, और मिनहाज सिराज ने इसे हातिम द्वितीय की भी उपाधि दी है। यानी जो भी है सब इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आप जानते हैं कुतुब मीनार, कुतुब मीनार लोग देखने जाते हैं, तो उस कुतुब मीनार की नींव है ना, उसका फाउंडेशन इसी ने रखा था, ठीक है। किसकी याद में? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना। एक सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया। लेकिन ये इसके पहले चल बसे। इसे पूर्ण किसने किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो कि इसके दामाद थे, बाद में शासक बने, उसने ही कुतुबुद्दीन ऐबक के इस अधूरे काम को पूरा किया। तो दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने रखवाई? किस शासक ने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में। और ये हो गया। अब इसे पूर्ण किसने किया? इल्तुतमिश ने। ये जो आपका स्टार्टिंग किया था कुतुब मीनार, इसको पूर्ण किया। कुतुब मीनार की नींव किसने डाले? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसे पूर्ण किसने किया? इल्तुतमिश ने। ऐबक ने अपने पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया और वह इल्तुतमिश को सर जादार और अमीर शिकार का पद दिया। 1197 में अनिलवाड़ के युद्ध में ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। इल्तुतमिश भी एक दास ही था, लेकिन योग्य था, इसीलिए इस दास को किसने खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश को किसने खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहां से? अनिलवाड़ा के युद्ध के बाद इसको खरीद लिया था, और बाद में इसी दास यानी इल्तुतमिश से अपने पुत्री का विवाह कराया और इसको सर जादार और अमीर शिकार का पद दिया। ये भी पूछा जाएगा, ऐबक ने इल्तुतमिश को कौन सा पद दिया था? सर जादार और अमीर शिकार का पद दिया था। ऐबक ने अपने जीवन काल में जो राय पिथौरा है, राय पिथौरा के पास एक नगर भी बसाया था, एक शहर बसाया था। ऐबक ने राय पिथौरा के पास एक शहर बनाया था। ऐबक ने दिल्ली में राय पिथौरा के निकट शहर बसाया। तो राय पिथौरा के निकट शहर किस शासक ने बनाया था? तो ऐबक ने बनाया था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजमेर के निकट, अब इसकी उपलब्धियों को देखते हैं। अजमेर, राजस्थान के अजमेर में इसने बनाया था, क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा बना। और कहां पर बनाया था? तो चौहान सम्राट विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाए गए संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया। इस इमारत पर संस्कृत नाटक हरिकेली के कुछ अंश अंकित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न बहुत बड़ा है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा के पहले वहां क्या था? तो संस्कृत का यहाँ पर जो
इसके पहले क्या था, तो इसके पहले आपका यहाँ पर एक विद्यालय था, संस्कृत की पढ़ाई होती थी, संस्कृत विद्यालय था। और संस्कृत विद्यालय को किसने बनाया था, तो विग्रहराज चतुर्थ ने। इसी को इसने तोड़ा और एक मस्जिद बनाया, जिस मस्जिद का नाम दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। क्यों, तो इसको बनाने में 2.5 दिन यानी 2 दिन और हाफ, है ना, 2 दिन पूरा, 1 दिन हाफ लगा था, यानी 2.5 दिन लगा था, इसलिए इसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। और इसी झोपड़ा में ये प्रमाण है इस मस्जिद में कि यहाँ पर पहले संस्कृत विद्यालय था, क्योंकि वहां पर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ कुछ चीज मिला है। और उस सेंटेंस को देखकर पता चलता है कि यह हरि केली नामक नाटक है संस्कृत का, उसी का कुछ अंश है, यानी यह संस्कृत का एक स्कूल था। और इसे तोड़कर इसने वहां पर क्या बना दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसी प्रकार ऐबक का एक अधिकारी है, जो वो काफी फेमस है आपके लिए, आपको याद रखना है उसका नाम, जिसका नाम है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, आपको बस इतने याद रखिए, बख्तियार खिलजी। ऐबक का एक अधिकारी है बख्तियार खिलजी, जिसने बंगाल पर अटैक किया। और उस समय आपका बंगाल के अंतर्गत हमारा बिहार था, और बिहार में आपका जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, उन सभी के जितने भी और पांडुलिपियां थी, जितने भी पुस्तकें थी, दुर्लभ पुस्तकें जिसको कहते हैं, वो मिलना मुश्किल है, उन सभी को जला दिया। इस समय बंगाल में पूछा जाएगा किस वंश का शासन था, तो सेन वंश के लक्ष्मण सेन का शासन था, जिसकी राजधानी नदिया थी। क्लियर है, आपसे पूछा जाएगा बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था, तो बख्तियार खिलजी ने। वह किसका अधिकारी था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। जब इस नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया, उसमें बंगाल का शासक कौन था, लक्ष्मण सेन। किस वंश का था, पाल वंश का था, ठीक है। और पाल वंश की राजधानी कहां थी, नदिया। ऐबक के काल की अगर देखा जाए सबसे बड़ी सफलता थी, उसने गजनी से संबंध विच्छेद कर भारत को उसके प्रभाव से मुक्त किया। यानी अब एक प्रकार से देखें, ये सम्मान देते थे, हम मलिक या सिपा सलार हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उसके कंट्रोल में नहीं थे, स्वतंत्र थे। यानी अब इसने क्या किया, एक ऐसा साम्राज्य बनाया इंडिया में जो कि गजनी से उसका संबंध टूट चुका था। ये ऐबक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐबक के काल में वजीर का पद का यहां प्रयोग शुरू हुआ। ऐबक के काल में वजीर पद का प्रचलन काफी बढ़ा। वजीर का पद का प्रचलन ऐबक के काल में स्टार्ट हुआ। और फक्र मुदव्विर ऐबक का पहला वजीर था। तो वजीर जो दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण पद होगा, आगे देखेंगे हम लोग अलग अलग शासकों के काल में। वजीर का पद शासक के बाद का दूसरा इंपॉर्टेंट पद हो जाता है। इस पद की शुरुआत किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करी थी। और सबसे पहला वजीर का पद दिल्ली सल्तनत में किसको मिला था, फक्र मुदव्विर को। और इस प्रकार यह शासक अपने सफलता की सीढ़ियों को चढ़ ही रहा था, है ना। लेकिन एक अनायास घटना हो गई। इसे चोगान या पोलो खेलने का शौक था, और इसी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु कहां हुई, राजधानी लाहौर में, और इसे लाहौर में ही दफना दिया गया। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के पहला वंश का पहला शासक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम A to Z देख चुके हैं। हमने उससे जुड़ा हुआ हर एक पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। जो भी प्रश्न आएगा इसी में से आएगा। साथियों, हमने आपको बता दिया, अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपको लगता है आप सीरियस स्टूडेंट हैं और बिल्कुल आपको पता है हिस्ट्री में बहुत क्राउड होगा, हिस्ट्री का अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप आज ही हमसे जुड़ें। और हमसे जुड़ने के लिए सबसे आसान रास्ता है एग्जाम फाइटर नंबर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जिस ऐप का हम आपको यहाँ पर लिंक, इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको अवेलेबल करा देंगे। ये एग्जाम फाइटर नंबर ऐप है हमारा, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर हिस्ट्री से जुड़े हुए 2 क्लासेस आपको मिल जाएंगी। पहला जेट का क्लासेस है ना, जैसे आप क्लासेस या ऐप डाउनलोड करें 2 क्लासेस मिलेंगे, जेट का जो कि आप अभी क्लासेस देख रहे हैं, जेट का। और आज ही हमने यूजीसी नेट 2026 जून सेशन के लिए क्लासेस लॉन्च कर दी है। आप उस क्लासेस के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहां भी सेम क्लासेस होगा और भी डीपली होगा।
जिसका एग्जाम आपका जून में होना है। अगर आप चाहते हैं इन क्लासेस का लाभ लेना तो मैं आपको दिखा दूं, ऐप पर जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे ना, स्टोर सेक्शन पे जाइएगा ना, स्टोर सबसे ऊपर में आपको 1 नंबर पे क्या दिख रहा है, यूजीसी नेट जून 2026 दिख रहा है ना, यूजीसी नेट जून 2024। इस कोर्स में आप जून वाले सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर अभी टोटल देखिए 22 कोर्सेज चल रहे हैं, 22 कोर्सेज चल रहे हैं। आपका मतलब है यूजीसी नेट या फिर जेट। तो देखिए व्यू ऑल कोर्सेज में नीचे जाइएगा और नीचे इसको क्लिक कीजिएगा व्यू ऑल कोर्सेज में, तो नीचे भी ओपन हो जाएगा और नीचे वाले कोर्सेज में जाइएगा तो यहाँ पर आपको जेट का क्लास स्टार्ट दिख जाएगा। यहाँ पर आपको जेट का क्लास दिख रहा है, ये जेट पेपर 1 की क्लास है, जेट पेपर 1 की क्लास है जो कि सबके लिए कॉमन होता है। और ये जेट पेपर 2 इतिहास की क्लास है और ये जेट पेपर 2 सोशियोलॉजी की क्लासेस है। और यूजीसी नेट की भी हिस्ट्री की क्लासेस लॉन्च हो गई है। अगर आप चाहते हैं क्लासेस का लाभ लेना तो अभी की अभी आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कोई दिक्कत होगा तो आप इस नंबर पे बात कर लीजिएगा, आपको 24 आवर यहाँ पर सुविधा मिल जाएगी, सर्विस किस प्रकार आपको यहाँ पर ऐप को डाउनलोड करना है, किस प्रकार कोर्सेस लेना है। अगर आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद, कोर्सेज में एंट्री लेने के बाद अगर क्लासेस में एंट्री ले पा रहे हैं, है ना, ओपन नहीं हो रहा है आपका वीडियो, तो उसके लिए भी आप कॉल कीजिएगा, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।